आपण स्टार्ट केला आहे केमिस्ट्री चॅप्टर 1 सॉलिड स्टेट आणि त्यामध्ये आपण पॉईंट्स बघितलेले आहेत. टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आणि क्यूबिक सिस्टम. हे पॉइंट्स अपन बघितलेले आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस. इस टर्म से हमें क्या समझ में आता है? हमें देखना है पार्टिकल्स को और एटम्स को क्रिस्टल में कैसे पैक किया गया है, अरेंज किया गया है, इसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे. तो हमें पता है कौन सा भी सॉलिड लेंगे हम तो उसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड विथ ईच अदर. सॉलिड के पार्टिकल्स का अटैचमेंट कैसा होता है? दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, उनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग. किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स में क्लोज बहुत नज़दीक होते हैं पार्टिकल्स, इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग. फिर इस क्लोज पैकिंग में हमें देखना है किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं. अगर हमें पार्टिकल्स को अरेंज करना है तो कौन से तरीके से कर सकते हैं? एक तो 1D तरीका होगा. 1D मतलब क्या? 1 डायमेंशन. फिर सेकेंड रहेगा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. तीन ही डायमेंशंस रहते हैं. इन तीनों भी डायमेंशन में हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं. तो क्लोज पैकिंग में कितने टाइप्स आएंगे? 3 टाइप्स. कौन कौन से? 1 डायमेंशनल, इसको बोलेंगे लीनियर पैकिंग. अब आप इसको ट्राई भी कर सकते हो घर में. मार्बल्स लेके मार्बल्स लेना है और उनको फ्लोर पे अरेंज करना है, तो उसको बोलेंगे 1D लीनियर पैकिंग. 2D क्या रहेगा? 2D मतलब हमें 2 एक्सिस का यूज़ करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जैसे हम ग्राफ निकालते हैं, ग्राफ निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करते हैं. इस तरह से 2D प्लेनर पैकिंग में क्या होता है? पार्टिकल और एटम्स को 2 डायरेक्शन का यूज़ करके पैकिंग किया जाता है. 3D क्लोज पैकिंग से हमें क्या समझ में आता है? 3 डायमेंशन मतलब हमें जो भी हमारे आसपास हमें चीज़ें दिखाई दे रही वो सब 3 डायमेंशन है. तो 3 डायमेंशन में हमें पार्टिकल्स को अरेंज करना है, तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. 2 डायमेंशनल प्लेनर पैकिंग में फिर से दो टाइप्स आएंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अगर हमने पेपर पे ड्रॉ किया स्क्वायर तो हमें एक ही प्लेन में मिलता है, हमें 3D इफेक्ट देने की उसको ज़रूरत नहीं है. स्क्वायर अगर निकालना है, अदरवाइज हेक्सागोन, अगर हमें हेक्सागोनल भी निकालना है तो हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली. तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल प्लेनर पैकिंग. तो इसमें क्या रहेगा? 2 ही डायमेंशन का यूज़ किया गया होगा और उनको अरेंज किया होगा पार्टिकल्स को. तो इसीलिए हमको उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये 2 डायमेंशन का यूज़ करके इनको अरेंज किया है. फिर वो ए टाइप क्या है, ए बी टाइप क्या है, इसको हम देखेंगे. बस आप इनके क्लासिफिकेशन को पहले देख लो. 2 डायमेंशनल प्लेनर पैकिंग में आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. फिर 3 डायमेंशन में फिर से 3 टाइप्स है. कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. इनके बारे में हम सब डिटेल में देखने वाले हैं 1 बाय 1. अब के लिए आपको क्या याद रखना है? इस चार्ट को टाइप्स ऑफ 2D पैकिंग के कौन कौन से टाइप्स है एंड 3D क्लोज पैकिंग के कौन कौन से टाइप है, बस इनके नाम आपको याद रखने हैं. इनको डिटेल में हम देखने वाले हैं 1 बाय 1. पैकिंग इन सॉलिड का पॉइंट हम लर्न करेंगे. उसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग के हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं पैकिंग को. इसमें देखेंगे लीनियर पैकिंग. एटम्स को अगर हमें अरेंज करना है तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक तो 1 डायमेंशन में, अदरवाइज 2 डायमेंशन में एंड 3 डायमेंशन में. तो हम इसको देखेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे रंगोली की और उसको समझेंगे. अगर हम एटम्स को 1D मतलब 1 डायमेंशन में, अदरवाइज लीनियर पैकिंग करेंगे उनका, तो वो कैसे दिखेगा ये हम कंसीडर करेंगे एटम्स. और अगर हम इनको एक लाइन में अरेंज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पैकिंग.
और इसको बोलेंगे 1D, अदरवाइज लीनियर पैकिंग। टाइप देखेंगे प्लेनर पैकिंग, अदरवाइज हम उसको क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल पैकिंग। ये कैसे रहेगा, हम उसको एटम्स को हम अरेंज करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। आप ये देख सकते हो हमने एक्स एक्सिस में ऑलरेडी एटम्स को अरेंज किया है, अब हम एटम्स को अरेंज करेंगे वाई एक्सिस में और उसको क्या बोलेंगे, ये कौन से टाइप का पैकिंग हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लेनर पैकिंग, अदरवाइज इसको बोलेंगे 2D पैकिंग। प्लेनर पैकिंग के फिर से 2 टाइप है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनता है, ए टाइप के अरेंजमेंट से। ए टाइप का अरेंजमेंट कौन सा होता है एटम्स का, वो देखेंगे। यहाँ पे पहले हम एटम्स को अरेंज करेंगे। हमने सारे एटम एक जैसे ही लिए हैं। फिर इन एटम्स के ऊपर हमें क्या करना है, और एटम्स को अरेंज करना है। और इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, एग्जैक्टली हमने जो एटम्स पहले अरेंज किए हैं उनके नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। और इसको हम स्क्वायर क्लोज क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न देखेंगे। पहले एटम्स को ए टाइप में अरेंज कर लेंगे। ये होता है ए टाइप का अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, इसको देखेंगे रीज़न। सपोज ये एटम लेंगे, ये होगा सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम कितने एटम से अटैच है हम पहले देखेंगे। डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है, इस एटम से ये डायरेक्टली अटैच है, फिर इस एटम से डायरेक्टली अटैच है, इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसमें थोड़ा सा गैप है, आप देख सकते हो। फिर इस एटम से डायरेक्टली अटैच है, फिर से इस एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ पे गैप है। फिर इस एटम से ये डायरेक्टली अटैच है। मतलब कितने एटम से ये डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3 4 एटम से डायरेक्टली अटैच है। अगर हम इन एटम्स के सेंटर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। सब एटम्स के सेंटर को हमें ज्वाइन करना है, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिला, ये हमें स्क्वायर मिलता है। अगर हम इन एटम्स के सारे सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिला, स्क्वायर मिला। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होता है। इसमें होता है एटम्स का ए बी अरेंजमेंट। ए बी मतलब क्या, पहले ए टाइप के एटम्स अरेंज करेंगे, ये सब ए टाइप के एटम्स हैं। फिर हमें अरेंज करना है बी टाइप्स के एटम को, बट हमें कैसे अरेंज करना है इनको, अभी ये 2 एटम्स के बीच में जो गैप दिख रहा है हमें, इसमें हमें बी टाइप के एटम्स को अरेंज करना है। ये जो आपको रेड कलर्स के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, रेड कलर, उसको हम बोलेंगे बी टाइप के एटम्स। और इनको क्या करना है, ए टाइप के एटम्स के बीच में अरेंज करना है। फिर से करेंगे ए टाइप के एटम्स को अरेंज। यहाँ पे बी टाइप का एटम रहेगा, उसके बीच में करना है। फिर से करेंगे बी टाइप के एटम्स को अरेंज। ये हो गया हमारा ए बी एटम्स को हमने अरेंज कर लिया। अब हमें देखना है जो सेंटर का एटम है वो कितने एटम से अटैच है। अगर सपोज हमने ये एटम ले लिया सेंटर का, तो हमें देखना है ये डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है।
तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है? 6 एटम से। अब हम इनके सेंटर को अटैच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये हमें मिलता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। हम पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टैकिंग। स्टैकिंग का क्या मीनिंग होता है? टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर्ड पाइल। यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया है मैंने। स्टैकिंग का क्या मतलब होता है? टू अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर्ड पाइल। पाइल का मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज करना, इसको बोलते हैं स्टैकिंग। तो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज मतलब क्या रहेगा? स्क्वायर्स को हमें अरेंज करना है एंड उससे एक स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम दिए हैं। फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, ये डायग्राम है स्क्वायर क्लोज का। एक तो ये स्क्वायर टाइप का है, फिर हमें क्या करना है, इन स्क्वायर्स को ऐसे बंच में अरेंज करना है। तो इससे जो डायग्राम बनेगा इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स। ये स्क्वायर से बने हैं और इनको क्लोजली अरेंज किया है, क्लोजली पैक किया है, तो ये बन गई स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर। और स्क्वायर क्लोज में हमें पता है पार्टिकल्स कैसे अरेंज किए जाते हैं। जो भी फर्स्ट लाइन है उसके बिल्कुल नीचे ही सेकेंड लाइन आना चाहिए, सेकेंड लाइन के एटम्स आने चाहिए एग्जैक्टली डाउन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इसीलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्लोज स्क्वायर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, पैक करना है, एक साथ स्टैकिंग करना है स्क्वायर्स का। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और इसको हम क्या नाम देंगे? सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके एक यूनिट की बात करेंगे, अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर का स्क्वायर है, एक यूनिट कैसे बना है, इसको क्या नाम देंगे हम? प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, यूनिट सेल। प्रिमिटिव अदरवाइज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इससे बना है, इसीलिए इसका नाम क्या है इस स्ट्रक्चर का? सिंपल क्यूबिक। और ये जो स्क्वायर पैकिंग है एक जैसा ही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ए लेयर का, ए टाइप के स्क्वायर से ये बना है, ए टाइप के क्रिस्टल से। सिंपल क्यूबिक में स्ट्रक्चर जो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो कौन से टाइप का होता है? ए टाइप का, क्योंकि ये सारे आइटम्स जो है पार्टिकल्स वो स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड है, इसीलिए इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइप। फिर ऐसा अरेंजमेंट हमें कौन से मेटल में दिखता है? उसका एग्जाम्पल है पोलोनियम। आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोलोनियम। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से। पोलोनियम मेटल जो होता है उसमें हमें इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है। फिर हमें और कौन सी चीज़ इसमें याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 6। अगर इसमें से हमने कौन सा भी पार्टिकल लिया तो इसमें जो भी पार्टिकल है वो कितने एटम से और सराउंडेड होता है? 6 एटम से। वो कैसे? यहाँ पे आप अगर एक लेयर लेंगे तो उसमें जो सेंट्रल पार्टिकल है वो कितने एटम से अटैच है? स्क्वायर में अगर हम चेक करेंगे तो ये 4 पार्टिकल से अटैच है। फिर ऐसा ही एक लेयर इसके नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा, तो ये जो सेंट्रल एटम है फिर से 2 एटम से अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। ये 4 सराउंडिंग एटम्स एंड 1 डाउन एंड 1 अप साइड, तो ये सब मिला के हमें 6 एटम्स मिलते हैं, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 6। स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। HCP को हमें कैसे बनाना है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर्स का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल
लेयर, इसका यूज करके हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड AB टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा? स्टैकिंग लेयर्स। हमें कौन से लेयर्स को एक साथ जोड़ना है? टू क्रिएट अ 3-dimensional structure, these 2-dimensional hexagonal layers are stacked on top of each other. हमें इन 2-dimensional hexagonal structures का यूज करना है और इनके लेयर्स बनाने हैं। फिर इनके लेयर्स अरेंज करते टाइम हमें कौन से टाइप का अरेंजमेंट करना है? AB स्टैकिंग। AB स्टैकिंग का क्या मतलब होता है? द सेकेंड लेयर B इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट लेयर A। सेकेंड लेयर जो B रहेगा, AB में सेकेंड लेयर B रहेगा, तो उसको कैसे अरेंज करना है? हमें स्फीयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर फिट इनटू द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर में जो ये होल्स दिखाई दे रहा है, ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है, इनमें हमें सेकेंड लेयर को अरेंज करना है। हमें ऐसा क्यों अरेंज करना है? टू क्रिएट अ स्टैगर्ड अरेंजमेंट। स्टैगर्ड अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? हमें इन एटम्स को एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं अरेंज करना है, अल्टरनेट अरेंज करना है। मतलब फर्स्ट लेयर के जो डिप्रेशंस है, जो होल्स बने हैं, इनमें हमें सेकेंड लेयर को अरेंज करना है। इसको बोलेंगे स्टैगर्ड अरेंजमेंट। ये हो गया AB टाइप का अरेंजमेंट, हमने लेयर्स को अरेंज कर दिया। फिर क्या करना है? रिपीटिंग पैटर्न का यूज़ करना है। रिपीटिंग पैटर्न मतलब कौन सा रिपीटिंग पैटर्न? अगर हमने फर्स्ट लेयर A लिया है, सेकेंड लेयर B लिया है, तो फिर से हमें A लेयर लेना है। तो ये हो गया रिपीटिंग पैटर्न। तो हमें रिपीटेशन किसका करना है? AB का। पहले A लेयर, देन B, देन A, देन B, लाइक दिस। इनका रिपीटिंग पैटर्न बनाना है। तो फिर हमें इस पैटर्न से कौन से टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा? HCP टाइप का, AB टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड और AB टाइप स्ट्रक्चर। अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे और सेंट्रल एटम को कंसीडर करेंगे तो ये कितने एटम से सराउंडिंग है? ये एटम 6 एटम से सराउंडिंग है। फिर उससे और एक लेयर अटैच होगा, तो ये टोटल कितने एटम से सराउंड होगा? 12 एटम से। इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना मिलता है? 12। HCP स्ट्रक्चर में हमें एक एटम जो है वो 12 एटम से सराउंड होता है, 12 एटम से अटैच होता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 12 मिलता है। तो ये कौन सा स्टैकिंग हो गया? स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हमने क्या किया? हेक्सागोनल क्लोज पैक को स्टैक किया और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाया AB टाइप का। 3-डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमें नेक्स्ट टाइप देखना है ABC टाइप। इसका क्या नाम रहेगा? क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। हम इसको कैसे बनाएंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर ही हमें इसमें यूज करना है। ये जो बेसिक यूनिट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, इसको हमें अरेंज करना है, स्टैक करना है और हमें क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना है। और इसको और क्या बोलते हैं हम? ABC टाइप। तो ये नाम हमने इसको क्यों दिया है उसको देखेंगे। ये नाम डिपेंड है इनके लेयर के डिज़ाइन पे। इसके लेयर का डेसिग्नेशन कैसा रहेगा? डिजाइनिंग, पहले फर्स्ट लेयर जो रहेगा वो A टाइप का रहेगा, सेकेंड लेयर B टाइप का रहेगा, थर्ड लेयर C टाइप का रहेगा। तो इसीलिए इसका नाम है ABC टाइप। फिर क्या करना है? हमें इसी अरेंजमेंट को रिपीट करना है, रिपीटिंग पैटर्न का यूज करना है। A टाइप का यूज करना है, देन B, देन C। ये जो ABC टाइप है वो किसके है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करना है। फिर फर्स्ट लेयर में रहेगा A टाइप के एटम्स, देन सेकेंड में B, देन C। फिर इसी को हमें रिपीट करना है ABC। इसका रिपीटेड पैटर्न यूज करके हमें इस टाइप के क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब ऐसे बहुत सारे लेयर को हमने कॉम्पैक्टली अरेंज कर लिया, तो इसका जो नाम रहेगा, तो इस स्ट्रक्चर को, इस क्रिस्टल को हम क्या नाम देंगे? क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर हम इसके एक एटम को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितने एटम से अटैच है? 12 एटम से। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है?
12। और ABC टाइप का पैटर्न हमें कौन से मेटल में मिलता है, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे कॉपर एंड सिल्वर में। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। कॉपर एंड सिल्वर में हमें ABC टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। दिस इज अबाउट द क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वॉइड्स, और इसको ही बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट्स। मतलब हम अगर कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक नहीं रहते। जब उनको अरेंज करते हैं हम, तो उनमें कुछ स्पेस रह जाता है, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स, और इनको ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये भी कौन से तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो इनमें जो गैप रहता है दो एटम्स के अरेंजमेंट में, और जो स्पेस बनता है, ये भी कुछ पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। तो वो कौन सा शेप बनता है देखेंगे यहाँ पे। एक तो वो ट्राइगोनल बनाएंगे, अदरवाइज टेट्राहेड्रल, एंड थर्ड टाइप बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। तो इन स्पेस को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये स्पेस कैसे बनते हैं, ये शेप्स कैसे बनते हैं। अगर ट्राइगोनल वॉइड बन रहा है, तो जो एटम्स होते हैं उसमें 3 स्पेयर्स होते हैं, 3 एटम्स से ये ट्राइगोनल वॉइड बनता है। 3 एटम्स लेंगे और उनको एक प्लेन में अरेंज करेंगे। अगर इन एटम्स में जो गैप बनता है, तो वो कौन से टाइप का बनता है, ट्राइगोनल शेप का। इन तीनों भी एटम्स के जो सेंटर है उनको अटैच करना है, तो हमें ट्राइंगल मिलेगा। इसीलिए इस शेप का, इस स्पेस का नाम क्या पड़ा, ट्राइगोनल वॉइड। अगर ये स्पेस टेट्राहेड्रल शेप लेता है, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कैसे बनता है, 4 एटम से बनता है। 4 स्फीयर्स हमें अरेंज करने हैं। कैसे अरेंज करने हैं, 3 स्फीयर्स को हमें एक प्लेन में रखना है, एंड 4th एटम जो है वो उसके जो स्पेस बन रहा है उसमें रखना है। तो ये कौन से टाइप का वर्ड बनाएगा, फिर इनमें जो गैप रहेगा, इनमें जो स्पेस रहेगा इन आइटम्स के अरेंजमेंट में, वो टेट्राहेड्रल रहेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड टाइप का जो वॉइड बनेगा उसका शेप कैसे रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे इसको, और ये कैसे बनता है, अगर हमने 6 स्फीयर्स को अरेंज कर दिया, 3 स्फीयर्स डाउन एंड 3 अपसाइड, तो ये 6 स्फीयर से अगर हमने कोई शेप बनाया, और किसी स्ट्रक्चर में अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें जो वॉइड बनेगा उसका शेप कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये कौन से क्रिस्टल में कौन से टाइप का वॉइड बनता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप बस समझो टाइप्स ऑफ वॉइड्स। जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 स्फीयर से बनता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से बनता है, 4 स्फीयर से। एंड ट्राइगोनल वॉइड 3 स्फीयर से बनता है। अगर किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में n नंबर ऑफ एटम्स है, सपोज n नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी क्रिस्टल में, तो इनमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने रहेंगे, 2n। जो भी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उनके जो डबल जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, n टाइप। जितने एटम्स है इतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे। अगर हम करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कंपेयर करेंगे, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहते हैं वो हाफ रहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड से किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अगर n नंबर ऑफ एटम्स अरेंज हो रहे हैं किसी क्रिस्टल में, तो वो कितने टाइप्स के वॉइड बनाएंगे, कितने टाइप्स के इंटरस्टिशियल साइट्स बनाएंगे। वो एक तो 2 टाइप के इंटरस्टिशियल साइट्स बनाएंगे, कौन से, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अगर हम इनका नंबर काउंट करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या रहते हैं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हो गया वॉइड्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि ये वॉइड्स जो है कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन से टाइप के रहते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन से टाइप के क्यूब में कौन से टाइप का वो वॉइड प्रेजेंट होता है। अगर हमने लिया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लिया हमने, तो उसमें कौन सा
वॉइड प्रेजेंट होता है उसमें रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो कैसे रहता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या मतलब होता है? अगर एक एटम 6 एटम से सराउंडिंग है, 6 एटम से अटैच है, तो वो कौन से टाइप का वॉइड बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। तो सिंपल क्यूबिक में सारे ही आइटम्स क्या होते हैं? लीनियर अरेंजमेंट रहता है उनका, एक जैसे अरेंजमेंट, एक के नीचे एक। हमने देखा है सिंपल क्यूबिक में जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर उनका हमने पैक बनाया है, उनका स्टैकिंग करके हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस स्ट्रक्चर में कौन से टाइप का वॉइड होता है? ऑक्टाहेड्रल टाइप का। अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे, 3D स्ट्रक्चर के क्यूब में अगर हम देखेंगे तो उनमें कौन से वॉइड होते हैं? उनमें दोनों भी टाइप्स के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे आइटम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वो 4 आइटम्स से सराउंड होते हैं, एंड ऐसे भी आइटम्स होते हैं कोई कोई कि जिसमें 6 आइटम्स से भी वो सराउंडिंग होते हैं, 6 आइटम्स से भी वो अटैच होते हैं। तो इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हमें दोनों टाइप के वॉइड्स दिखते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, दोनों भी टाइप के वॉइड हमें दिखते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी अगर हमें समझना है तो एक एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे 2 बॉक्स लेने हैं हमें, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, और आपको कुछ मार्बल्स दिए गए और बोला इन मार्बल्स को आपको क्या करना है? इन बॉक्स में पैक करना है, एंड आपको बताना है किस बॉक्स में ज़्यादा मार्बल्स आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा बॉक्स बी में ज़्यादा मार्बल्स आ जाएंगे, ज़्यादा इसमें मार्बल्स हम पैक कर सकते हैं। तो इस हम अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं? बॉक्स बी की जो पैकिंग इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा है बॉक्स ए से। तो हमें इस केस में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है कितने पार्टिकल्स यहाँ पे एक यूनिट सेल में पैक किए जा सकते हैं, पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ यूनिट सेल, इसको ही हमें कैलकुलेट करना है। ये हम कैलकुलेट करेंगे 5 स्टेप्स में। इसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक के कितने पार्टिकल्स होते हैं? 8 पार्टिकल्स, और वो सब पार्टिकल्स कॉर्नर पे यहाँ पे पैक किए जाते हैं, कॉर्नर पे सेटल किए जाते हैं। और इन कॉर्नर के जो 8 पार्टिकल्स हैं उनमें से 1 पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 इस यूनिट सेल के लिए। तो 8 पार्टिकल्स है तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1 पार्टिकल का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक कितना आ जाएगा? 1। तो वो लिख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो हमें जो ये कॉर्नर पे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं ये होते हैं इनके ओनली द सेंटर्स। एटम कुछ इस तरह से ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसको थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो एटम होता है वो कुछ इस तरह से इसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वो कॉर्नर पे जो दिखते हैं हमें वो बस सेंटर होते हैं उनके। सपोज हम इसका टॉप व्यू ले लेंगे तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा। सपोज हमने इस एज का एक क्यूब है, इसका एज जो लेंथ है उसका ए ले लिया। तो हमें क्या देखना है? इसमें 2 आइटम्स है कॉर्नर पे, तो इन्होंने ऐसा स्पेस ऑक्यूपाई किया है कि इनका रेडियस क्या हो जाता है? इस एज पे यहाँ पे आ जाता है, एंड इस पार्टिकल का रेडियस भी इस एज पे ऐसे लाई होता है। तो क्या करेंगे? हम देखेंगे एक इस जो लेफ्ट वाले पार्टिकल का, लेफ्ट वाले एटम का जो रेडियस है वो हाफ पार्ट ऑफ दिस क्यूबिकल एज इज ऑक्यूपाइंग, एंड दिस राइट साइड पार्टिकल्स रेडियस इज ऑक्यूपाइंग हाफ पार्ट ऑफ दिस एज। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है? अगर ए एज लेंथ है तो इसमें कितने रेडियस आ रहे हैं? इन एटम्स के 2 रेडियस आ रहे हैं। तो हम इनका रिलेशन कुछ ऐसे डिराइव कर सकते हैं, a इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो इसमें लिख लेंगे a इज इक्वल टू ट्वाइस आर। ये रिलेशन आ गया a एंड r में। फिर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल कितना आ जाएगा? ये पार्टिकल स्फेरिकल शेप होते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये जो क्यूबिकल शेप है इसका, एक यूनिट सेल का ये क्यूबिकल है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा क्यूब का, ए क्यूब। फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करें, ये हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था 1 पार्टिकल, तो क्या करेंगे 1 पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स ने पार्टिसिपेट किया 1, फिर इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये 1 पार्टिकल पार्टिसिपेट होता है, इसीलिए वॉल्यूम को हमने 1 से कैलकुलेट किया, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है पैकिंग इफिशियंसी, ये जो सारा इन्फॉर्मेशन हमने लिया है अब इसको यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी। अब हमने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है जो रिक्वायर्ड है। अब हम लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी को। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, टोटल पार्टिकल्स जितने यूनिट सेल में है उनका वॉल्यूम लेना है, जो हमने 5th स्टेप में कैलकुलेट किया था। तो ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा ए क्यूब इंटू 100। यहाँ पे आर एंड ए डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो इनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने रिलेशन डिराइव किया था a इज इक्वल टू 2r, इससे हम क्या करेंगे r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू a/2 ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन 8 एंड इसको अगेन डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना आ गया पाई ए क्यूब अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इसको डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 6 इंटू 100। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3.142 इंटू 100 अपॉन 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 52.36%। ये हो जाएगी पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट। इस बॉक्स में फिल कर लेंगे वैल्यू, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 52.36%। आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे ही आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। पैराग्राफ में लिखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। बस ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फटाफट आपको ये बॉक्स में 6 स्टेप्स लिखने हैं एंड आपको पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूब कैसा होता है, जिसमें सेंटर में एक पार्टिकल रहता है एंड 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा था, हम ये 5 स्टेप्स में कैलकुलेट करने वाले हैं। ये भी फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इसके जो पार्टिकल्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिट सेल के लिए, 2 पार्टिकल्स, एक सेंटर का पार्टिकल
and by the 8 particles in the corner they are contributing only 1 particle. तो टोटल पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, 2. अदरवाइज हम इसको बोलते हैं रैंक ऑफ द यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज 2. नेक्स्ट स्टेप रहेगा रिलेशन बिटवीन ए एंड आर. हम यहाँ पे रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यूब का एज लेंगे ए एंड रेडियस ऑफ द एटम हम कैलकुलेट करेंगे 2 स्टेप में. इसमें 2 बार हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है एंड कैलकुलेट करना है. इसमें क्या करेंगे, क्यूब का जो एज है इसका लेंथ लेंगे a. ये क्यूब है इसीलिए सारे एजेस का लेंथ कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा सबका लेंथ. ये बैक साइड एज ऑल्सो हैव द लेंथ a ओनली. EF जो यहाँ पे एज दिख रहा है उसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, a. एज लेंथ हो गया a. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल. तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे FD के लिए वैल्यू. यहाँ पे FD पैसे वाली नहीं बात करें हम, इसमें एज वाला एज की बात करें. FD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें फॉर द ट्रायंगल. इसमें ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना है हमें, FED. ट्रायंगल यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. ये ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है यहाँ पे. FED. इसमें कौन सा एंगल हमें 90 डिग्री मिल रहा है, ये जो E एंगल है 90 डिग्री है. तो अकॉर्डिंगली हम FD का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा FD का वैल्यू क्या आ जाएगा, FD स्क्वायर इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. ऑब्वियसली है FD इस ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनियस है. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द साइड स्क्वायर. तो FD अगर हाइपोटेनियस है तो इसके साइड्स कौन से हो जाएंगे, EF एंड ED. तो इनका अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमने क्या देखा था, साइड कितना होता है, एज का लेंथ AA होता है. तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो दिखाई देगा आपको. FD स्क्वायर इज इक्वल टू साइड लेंथ कितना आ जाएगा, साइड्स कौन से आ जाएंगे इस ट्रायंगल में, FE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. तो हर एक साइड का लेंथ कितना होता है, A होता है. तो इसका स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो हमारे पास FD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस A स्क्वायर. नेक्स्ट हमें क्या करना है, अनदर जो दूसरा ट्रायंगल है उसको कंसीडर करना है AFD. कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ये ट्रायंगल हम क्यों चूज करें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, रेडियस का एज जो एटम्स है उनका रेडियस कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमें ये ट्रायंगल कंसीडर करना है. इसमें क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड कैलकुलेट करेंगे AF का वैल्यू. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये AF स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, DF स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी AD स्क्वायर आ जाएगा. अब हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, AFD लिया है. तो AF हाइपोटेनियस हो जाएगा और इसके 2 साइड कौन से हो जाएंगे, AD एंड DF. तो इसका स्क्वायर लेंगे एंड अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास DF का वैल्यू कितना है, DF और FD हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था. यहाँ पे ये आ गया था 2A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे AD स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका अगर एज A है हर एक का तो AD स्क्वायर भी AD का स्क्वायर भी A स्क्वायर आ जाएगा, A ही लेंथ आ जाएगा इसका. तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 3A स्क्वायर.
यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझना है। हमने FD और AF को क्यों कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो ये बेस है इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, इसमें ये पीछे की साइड में F पॉइंट है, फिर यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे D है। तो अगर हम F एंड D को अगर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, ये डायगोनल है, ये साइड नहीं है, तो इसका वैल्यू A नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इस डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ये डायगोनल क्या बन जाएगा, अगर इसका इस ट्रायंगल में हम लेंगे, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये डायगोनल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। और इस रिलेशन से हमने FD का वैल्यू कैलकुलेट किया, क्योंकि ये साइड में इंक्लूड नहीं है, ये डायगोनल है। अगर साइड होता तो हम इसका वैल्यू डायरेक्टली A ले लेते, बट ये डायगोनल है, इसीलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने AF को भी कैलकुलेट किया। क्यों, क्योंकि हमें AF भी क्या मिल रहा है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द क्यूब मिल रहा है। ये कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, A, C एंड F, जो कि C जो पॉइंट है जो एटम सेंटर में प्रेजेंट है उसका सेंटर है, और उस सेंटर से ये डायगोनल पास हो रहा है, तो इसीलिए ये भी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इसीलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ गया, AF इज इक्वल टू √3A। AF स्क्वायर का हमने कैलकुलेट किया था, 3A स्क्वायर आ गया। फिर हमें AF के लिए चाहिए ओनली, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इंटू √3A। फिर हमें नेक्स्ट देखना है, इसमें जो 3 एटम्स आ गए हैं, ये सेंटर का एटम जो क्यूब के सेंटर में रहेगा, एंड ये कॉर्नर में, ये तीनों एटम्स एक दूसरे से जॉइंट है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे इस एटम्स के कितने रेडियस इसमें आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो FC में F और C तक कितने रेडियस आ रहे हैं, F जिसका सेंटर है वो एक रेडियस आ रहा है, फिर सेंट्रल एटम का एक रेडियस, और वो A एटम से भी अटैच है तो उसकी तरफ से एक रेडियस, तो ये कितने हो गए, 3 रेडियस हो गए। यहाँ पे एक रेडियस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एंड ये कॉर्नर से फिर से A एटम का एक रेडियस, तो कितना, 4 रेडियस। अगर हम A से F तक जा रहे हैं तो इन एटम्स के कितने रेडियस इसमें आ रहे हैं, 4 रेडियस आ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AF इज इक्वल टू 4R। ऐसा क्यों लिखा हमने, AF जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया था, साइड वाइज इसका हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया एज कंसीडर करके, तो हमारे पास वो आ गया 3A स्क्वायर। बट अगर रेडियस के टर्म में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका लेंथ जो है AF का कितने रेडियस के बराबर है, ये 4 रेडियस के, इसीलिए हमने ये रिलेशन लिखा, AF इज इक्वल टू 4R। फिर हमें क्या करना है, AF का वैल्यू पुट करना है, AF इज इक्वल टू 4R है, तो हम इसमें लिखेंगे, और हमने एज वाइज उसका लेंथ कितना कैलकुलेट किया था, अगर एज वाइज देखेंगे तो उसका वैल्यू AF इज इक्वल टू √3 कैलकुलेट किया था, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एज वाइज AF का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया, √3A, एंड रेडियस वाइज हमने इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, 4R। तो ये दोनों भी AF की ही वैल्यू है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं, √3A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, R का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/4A। ये हो गया रिलेशन बिटवीन A एंड R। पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था 5 स्टेप्स हम यूज़ करने वाले थे। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, हमने कितना कैलकुलेट किया, इसके लिए 2 कैलकुलेट किया। रिलेशन बिटवीन A एंड R हमने क्या फाइंड आउट किया, इट इज R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A।
हमने ये फाइंड आउट कर लिया था रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल के लिए आर का वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई। आर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे √3/4 ए होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 4/3 पाई। इस √3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 × √3/64 एंड इंटू ए क्यूब। हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। आर का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 4/3 पाई। अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से एंड इसको 4 से भी कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 2 रिमेनिंग, देन इसमें 4 × 6 = 24। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास रिड्यूस होके हमारे पास आ जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन 16 एंड ये √3 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे √3/16 पाई ए क्यूब। ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल का फॉर्मूला लिखा पहले, इसमें आर का वैल्यू रिप्लेस किया जो हमने फाइंड आउट किया था रिलेशन बिटवीन ए एंड आर से। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल आ गया √3 पाई ए क्यूब, √3/16 इंटू पाई ए क्यूब। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, √3/16 इंटू पाई ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है कितना होता है ए क्यूब। फिर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, कितने पार्टिकल्स ने पार्टिसिपेट किया था, पॉइंट नंबर ए में कैलकुलेट किया था, वो था 2। तो इसको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल से, तो ये आ जाएगा √3/16 इंटू पाई ए क्यूब, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो ये कुछ बन जाएगा √3/8 इंटू पाई ए क्यूब। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने जो इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसकी वैल्यूज ले लेंगे हम यहाँ पे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना होता है, √3/8 इंटू पाई ए क्यूब, and total volume of unit cell is a cube into 100। देन ये इक्वल टू आ जाएगा, ये ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.723/8 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये पाई आ जाएगा, यहाँ पे ये √3/8 इंटू पाई, ए क्यूब ओनली कैंसिल होता है तो पाई एज इट इज आ जाएगा। फिर पाई का वैल्यू कितना होता है 3.142 इंटू 100। अगर इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 68%। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिस लैटिस में। एफसीसी में हमें पता है कितने पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉर्नर के 4 एंड
हर एक फेज से हाफ पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है, तो हर एक फेज से कितना हो गया, 6 फेसेस से 3 पार्टिकल्स। तो कॉर्नर के टोटल एटम से 1 पार्टिकल एंड फेसेस से फेस के पार्टिकल से 3, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अगर हम इस क्यूब को देखेंगे प्रॉपरली, तो ये सेंटर का जो एटम है ऑलरेडी फेस पे अटैच है, इसके साइड पे अटैच है। तो हमारे पास जो एजेस है कितने आ जाएंगे, ये 1 2 एंड ये 2 एजेस आ जाएंगे। इनका लेंथ कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि ये क्यूब है तो एज का लेंथ ए ही आ जाएगा। फिर जो ए सी है, बस इसके लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्यूब का एज नहीं है, ये क्या है, ये डायगोनल है। ये जो फ्रंट साइड है ए बी सी डी, इसका ये डायगोनल बनाता है, तो इसके लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें जो बी एंगल है उसको हम लेंगे 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको अप्लाई करेंगे कैलकुलेट करने के लिए ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये अगर हाइपोटेनियस है तो साइड के सम का स्क्वायर आ जाता है, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें क्या पता है, साइड का लेंथ कितना है, ए है, तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a स्क्वायर। बट हमें ओनली ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा इंटू √2a। तो यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, हेंस ए सी इज इक्वल टू √2a। फिर हमें क्या देखना है, इस यूनिट सेल में जो 3 एटम्स है उसमें कितने रेडियस है, हमें यहाँ पे चेक करना है। ये सेंटर में जो है फेस के एक एटम और ये कॉर्नर के 2 एटम से अटैच है, तो फिर इन्होंने कितना रेडियस कवर किया है इसमें। तो ए सी जो हाइपोटेनियस है, इस लेंथ में इस पार्टिकल के कितने रेडियस इंक्लूड है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखेंगे ए एटम का एक रेडियस, फिर जो फेस पे एटम है इसके 2 रेडियस आ जाएंगे, सेंटर से यहाँ से 2 रेडियस, और ये सी पार्टिकल का एक रेडियस। तो कितने रेडियस आ गए, 4 रेडियस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी अगर हमें फाइंड आउट करना है रेडियस के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 4r। और एज लेंथ के फॉर्म में अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ गया था, ए सी इज इक्वल टू √2a। तो ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है ए सी के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्टीमेटली ए सी का दोनों भी वैल्यू इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं √2a इज इक्वल टू 4r। यहाँ पे लिखा है √2a इज इक्वल टू 4r। फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे r के लिए, तो r के लिए ये क्या आ जाएगा, √2/4 इंटू a। फिर अगर हम इस 4 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a/2√2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ये है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हमने कौन कौन से वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, इस टेबल में फिल करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने थे, 4। फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर हमने क्या फाइंड आउट किया था, r इज इक्वल टू a/2√2। फिर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या होता है, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसमें वैल्यू पुट करते हैं r का, तो ये आ जाएगा 4/3 π। r का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, a/2√2, और इस होल का क्यूब आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4/3 π a³ आ जाएगा।
फिर इस 2 को अगर क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। एंड √2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। तो इसको लिख लेंगे a³ अपॉन क्या आ जाएगा ये 8 इंटू 2 करेंगे डायरेक्टली, ये 16 इंटू 2 हो जाएगा 16√2। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा पाई a³ अपॉन 12। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। यहाँ पे √2 लिखना बाकी है 12 इंटू √2। यहाँ पे 3 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन किया एंड ये √2 एज इट इज पाई a³ अपॉन 12√2। ये हो गया वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू हम फिर से लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना आ गया हमारे पास पाई a³ अपॉन 12√2। फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता है a³ होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। वो कितना आ जाएगा, इसको हमें कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया था 4, तो उसको 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल पाई a³ अपॉन 12√2 आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल हमने कैलकुलेट किया था 4 इंटू पाई a³ अपॉन 12√2 एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है a³। तो ये a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा एंड इंटू 100 होता है, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो ये वैल्यू आ जाएगा पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.142 अपॉन 3 इंटू 1.414 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 74%। ये है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।